जब ये सब शुरू हुआ मुझे अंदाजा नहीं था मैं क्या कर रहा था। तो इस वक्त हम रणथंभौर राजस्थान में हैं और आज है 23 मई 2012 और बहुत गर्मी है। टेम्परेचर शायद 45 डिग्री सेल्सियस होगा, जो कि करीब 110 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मुझे कब्ज वाली टाइग्रेस को फॉलो करने के लिए कहा गया था क्योंकि उनसे सबसे अच्छी टाइगर डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं। पर फिर मुझे एक यंग मेल T-24 दिखा। लोकली उसे उस्ताद कहते थे, जिसका मतलब होता है मास्टर। मैं उसे फॉलो कैसे नहीं करता। वो रणथंभौर का एक डोमिनेंट मेल निकला। रणथंभौर नॉर्थ वेस्ट इंडिया में 280 स्क्वायर किलोमीटर में फैला एक नेशनल पार्क है। यहां का ज्यादातर हिस्सा टाइगर के लिए स्वर्ग है, जहां खाना और पानी की कोई कमी नहीं है और जहां घात लगाकर हमला करना बहुत आसान है। जयपुर के महाराजाओं के इस पुराने हंटिंग ग्राउंड में आज टाइगर्स को संरक्षण हासिल है और आज आप इन्हें उन अवशेषों के बीच घूमते देख सकते हैं जिनसे कभी इनका शिकार किया जाता था। इस आवास का 20% हिस्सा टूरिज्म के लिए खुला है। यहाँ लोग टाइगर्स को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। रणथंभौर में टाइगर टूरिज्म एक बड़ा बिजनेस है, जिससे होटल के मालिक और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लाखों रुपए कमाते हैं और इसका कुछ हिस्सा संरक्षण के काम में लाया जाता है। T-24 की टेरिटरी लगभग 50 स्क्वायर किलोमीटर में फैली थी। वो मेन रोड से होती हुई, जहां से तीर्थयात्री और पर्यटक पार्क में दाखिल होते हैं, एक गांव तक जाती थी जिसे ओल्ड सिटी कहते थे। मैंने सुना था कि उसने लोगों को मारा था, पर उस वक्त मैंने उन हमलों को नजरअंदाज कर दिया। मैं बस जंगल में उसे फॉलो करना चाहता था। वो एक तरह से सुपर टाइगर था, खूबसूरत, ताकतवर, और उसकी दाढ़ी बहुत अच्छी थी। उसका वजन करीब 272 किलो था। वो एक बंगाल टाइगर के हिसाब से भी बहुत बड़ा था। उसका एक परिवार भी था। ये है नूर, T-24 की इकलौती मीटिंग पार्टनर, और आप देख सकते हैं क्यों। ये बहुत सुंदर है। ये है सुल्तान, T-24 और नूर का बेटा। 1 साल का होने के बावजूद ये काफी बड़ा है। दिसंबर 2013। ये T-24 के साथ मेरी पहली सर्दियां थीं। वो रिलैक्स लग रहा था, बस कुछ मक्खियां परेशान कर रही थीं। पर बाद में वो एक दूसरे टाइगर की मौजूदगी से चिढ़ गया। वो दूसरा टाइगर निकला सुल्तान, जो अब लगभग पूरी तरह बड़ा हो चुका था। हालांकि सुल्तान को अब भी अपने फादर की टेरिटरी में आने की इजाजत है, लेकिन ज्यादा पास आने को चुनौती माना जा सकता है।
पर जल्द ही सुल्तान को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसे लगा कि अब हार मानने के अलावा कोई चारा नहीं है। T-24 चाहता तो अपने बेटे की जान ले सकता था, पर उसने उसे छोड़ दिया। जून 2014 में नूर को और 2 बच्चों के साथ देखा गया। T-24 एक बार फिर पिता बन चुका था। लोकल्स ने उन बच्चों का नाम गोरा और कलुआ रखा। वो कब्ज अब 1 साल के हो चुके हैं। वो तेजी से बढ़ रहे हैं क्योंकि अब वो दूध नहीं पीते बल्कि मीट खाते हैं, जिसकी यहाँ कोई कमी नहीं है। नूर पारंपरिक तरीके से शिकार करती थी। बहुत धैर्य और शिकार का पीछा करके वो बड़े शिकार को मारने की कोशिश करती ताकि पूरे परिवार का पेट भर सके। जबकि T-24 का तरीका अलग था। वो दूसरे शिकारियों से शिकार छीनने में यकीन रखता था। T-24 इस वक्त मेरे ठीक पीछे है और उसके पीछे एक सांबर की लाश है, जो कि एक बड़ा हिरण होता है। पर इसका शिकार T-24 ने नहीं किया, वो एक लेपर्ड ने किया और लेपर्ड से छीन कर T-24 यहाँ ले आया। नींद में खलल पड़ना। सिर्फ एक टाइगर नहीं है, अब ये सारे टाइगर्स को बचाने के लिए एक सिंबल हो चुका है। ये प्रदर्शन रणथंभौर के T-24 के लिए हो रहा है। जनता चाहती है कि उसे चिड़ियाघर से बाहर निकाला जाए। उसे उसके नेचुरल हैबिटेट से हटाकर एक जू में डाल दिया गया। तो हम उस टाइगर की बात कर रहे हैं जिसे 30-40 स्क्वायर किलोमीटर में रहने की आदत है, जो अब आधे हेक्टेयर के एनक्लोजर में रह रहा है। आप क्या करेंगे अगर आप अपने घर पे हैं और कोई आपके घर में घुसकर आपको चौंका देता है? अगर कोई मेरे घर में घुसता है और मैं उसे मार देती हूँ, वो सेल्फ डिफेंस है। हमारी आवाज कोई नहीं सुन रहा है। आई एम सॉरी, पर फॉरेस्ट ऑफिशियल्स बेशर्म, भ्रष्ट और अयोग्य हैं। टाइगर हमारा राष्ट्रीय जानवर है, हमें उसे बचाना चाहिए। उसे धमकाना या खतरे में नहीं डालना चाहिए। हमारे टाइगर्स को आदमखोर बनाना बंद कीजिए। बीसवीं सदी की शुरुआत में भारत के विविध और दूर दूर तक फैले जंगलों में 40,000 से ज्यादा टाइगर्स थे। पर 1960 के दशक के आखिर में आवास के विनाश और शाही खेल कहे जाने वाले शिकार के कारण टाइगर्स की संख्या घटकर 2000 से भी कम हो गई। कभी बड़े इलाके में रहने वाले ये टाइगर्स अब छिपने पर मजबूर थे। शिकार में एक रिकॉर्ड, टाइगर की लंबाई 10 फुट 2 इंच और अब एक महान ट्रॉफी। इस तरह का शिकार दुनिया में और कहीं नहीं हो सकता था, वो भी इतनी कम कीमत में। भारत के अलावा और कहीं भी बड़े शिकार के शिकारी अपने खर्च किए पैसों की भरपाई इस तरह नहीं कर सकते। उन्नीस 1972 में भारत सरकार ने शिकार को गैर कानूनी घोषित कर दिया। 1 साल बाद भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की, जिसके तहत टाइगर के बचे हुए आवास को टाइगर रिजर्व बनाकर कानूनी संरक्षण दिया गया। इन टाइगर रिजर्व्स की निगरानी के लिए फॉरेस्ट गार्ड्स नियुक्त किए गए और कई गांवों को रिजर्व्स की सीमा के बाहर शिफ्ट किया गया। द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी
या NTCA एक केंद्रीय सरकारी संस्था है जो कानूनी रूप से प्रोजेक्ट टाइगर का समर्थन करती है। रणथंभौर 50 टाइगर रिजर्व्स में से एक है। ये सभी टाइगर रिजर्व्स मिलकर भारत की भूमि के 2% से भी कम हैं। NTCA के अनुसार टाइगर रिजर्व्स में एक कोर और एक बफर होना चाहिए। कोर सिर्फ टाइगर्स के लिए है और यहाँ उनकी भलाई ही सबसे बड़ा उद्देश्य है। इससे टाइगर्स को दुनिया में एक ऐसी खास जगह मिलती है जिसे वो अपना कह सकते हैं। बफर वो इलाका है जो कोर को गांव से अलग करता है। यहाँ गांव वालों को पशु चराने और लकड़ी चुनने की इजाजत होती है। 1974 में जब रणथंभौर टाइगर रिजर्व को सिलेक्ट किया गया, तब वो सिलेक्ट होने वाला सबसे छोटा टाइगर रिजर्व था और उसमें कोई बफर नहीं था। वो एक बहुत व्यस्त इंसानी आबादी के बीच एक आइलैंड की तरह है। बफर ना होने का मतलब टाइगर के घर की सीमा पर इंसानी गतिविधियां। अगर आप इस चारागाह को देखें तो इनके बीच में सिर्फ एक मेन रोड है और यही वो रोड है जिससे सभी टूरिस्ट अंदर जाते हैं। यहाँ तक कि मेरे जैसे फिल्म मेकर्स भी जो टाइगर पर फिल्म बनाने नेशनल पार्क के अंदर आए हैं। यहाँ कुछ और पशु हैं जो दूसरे चारागाह की तरफ जा रहे हैं और फिर एक दीवार है और इस दीवार के पीछे कोर एरिया है और ये रणथंभौर की असलियत है। यहाँ कोई बफर नहीं है। जब कोई पशु गेट के अंदर चला जाता है तो टाइगर्स उसे मार देते हैं, जिससे गांव वाले नाराज हो जाते हैं क्योंकि ये पशु ही उनकी आजीविका का साधन है। कोर की सीमाएं पूरी तरह से बंद नहीं है। जैसा कि हमने देखा, रणथंभौर गांव वालों को धार्मिक उद्देश्यों से प्रवेश की अनुमति देता है। T24 की खास टेरिटरी में सबसे ज्यादा श्रद्धालु जाते हैं। रामपाल सैनी की हत्या कोर इलाके में हुई थी और उनका वहां पर होना जायज था क्योंकि वो एक फॉरेस्ट गार्ड थे। जंगल में गाड़ी से सड़क के बाहर नहीं जाना चाहिए क्योंकि इससे जंगल और गाड़ी दोनों को नुकसान होगा। तो गाड़ियों को सड़क पर छोड़ फॉरेस्ट गार्ड्स को अवैध शिकारियों को ढूंढने और T24, T39, T72 जैसे टाइगर्स को पहचानने का काम पैदल करना पड़ता है। जब वो घटना हुई, किसी ने भी उसे अच्छे से नहीं देखा और उस अफरा तफरी में वो बस ये कह पाए कि वो एक टाइगर था। क्या वो सुल्तान था या फिर उस्ताद था या स्टार मेल था जो वहाँ आता रहता था, ये कोई भी यकीन के साथ नहीं कह सकता था। जहाँ पर रामपाल सैनी को मारा गया वो बेशक T24 की टेरिटरी थी। स्टार मेल वहाँ कभी नहीं आया था। स्टार मेल एक दूसरी जगह पे आता था। वो जगह उस जगह से 1 किलोमीटर दूर थी जहाँ रामपाल मारा गया था। इसके 5% चांसेस है कि वो स्टार मेल था, 95% चांसेस हैं कि वो T24 था। हमले के बिल्कुल बाद मची अफरा तफरी में T24 का सबसे बड़ा बेटा सुल्तान प्रमुख संदिग्ध था और शुरू की न्यूज रिपोर्ट में उसी को कातिल टाइगर बताया गया। मैंने ये भी सुना है कि वो T24 नहीं था, पर वहाँ कुछ टूरिस्ट व्हीकल्स ने सुल्तान को देखा था और वो सुल्तान को पहले से ही पहचान चुके थे। और क्योंकि उस्ताद और सुल्तान को साथ में देखा गया था, वो उस वक्त एक ही टेरिटरी में थे। उससे 1 हफ्ता पहले जब मैं रणथंभौर में थी, मैंने दोनों की साथ में तस्वीर ली थी क्योंकि सुल्तान और उस्ताद दोनों को साथ में देखा गया था। और अगर वो कत्ल उस्ताद ने नहीं बल्कि सुल्तान ने किया था, और उस्ताद क्योंकि वो पास में था, वो आया, वो एक जानवर है, वो खून सूंघते हैं, तो वो बस गलत समय पर गलत जगह पर था। लोग बार बार सुल्तान सुल्तान कहते हैं, पर जो कैमरा ट्रैप से सबूत मिला है उससे पता चलता है कि वो 1 महीना या उससे भी पहले उस एरिया से जा चुका था। और फिर जब हमने कैमरा ट्रैप से मिली फोटोग्राफ्स देखी तो वो T28 था। उस रास्ते से T24 भी अक्सर आता जाता था। अगर हम पर हमला हुआ तो कैमरा बंद मत करना। ये है वो जगह जहाँ पर रामपाल को मारा गया था। अच्छा। और वो सड़क किले तक जाती है। वो वाली सड़क? अच्छा। जब भी कोई टाइगर इस मेन सड़क के पास आता है, गार्ड्स को फौरन तैनात कर दिया जाता है क्योंकि इस सड़क पर बहुत लोग चलते हैं। मैं सर के मंदिर से आ रहा था बच्चों को लेके, फैमिली के साथ।
तो मेरे से किसी ने कहा कि टाइगर अभी अभी यहाँ से हमने क्रॉस होता देखा है इस नाले से। तो मैं गाड़ी लेके खड़ा हो गया मेन रोड पे। थोड़ी देर में 2-3 मिनट खड़ा रहा। उतनी देर में मोटरसाइकिल से फॉरेस्ट गार्ड अपने हुक्मचंद जी और रामपाल और मुंदर 3 मेरे से पूछा यार टाइगर, मैंने किसी ने कहा था टाइगर अभी यहाँ देखा है। तो रामपाल मेरे से 2 मिनट बात करके और वापस आगे बढ़ गया। या मैंने कहा भाई रामपाल आगे मत जाए यार, इधर कहीं इस एरिया में टाइगर है। रामपाल इधर से उतर के नहीं आया था। अच्छा, तो टाइगर यहाँ था टाइगर इधर। और रामपाल यहाँ था। इधर था रामपाल। तो इससे जैसे रामपाल नीचे उतरते ही मेरे को केवल झाड़ियों की आवाज आई इधर से। तो मैंने गाड़ी स्पीड में बढ़ाई आगे। अटैक हो चुका था, मैं आया उस टाइम की। तो रामपाल अटैक होने के बाद में हो सकता है जमीन पे गिरा हो। तो मेरे को तो कुछ नहीं देखा। टाइगर यूं झुक के और उसकी गर्दन पकड़ के यहाँ से और अपनी दोनों टांगों के बीच में चोट उठाता हुआ ही दिखा बस। जैसे मेरी गाड़ी एकदम मैंने ब्रेक लगाई तो आवाज हुई यहाँ पे टायरों की। आवाज होते ही टाइगर ने उसको जगह जगह छोड़ के और यहाँ से जंप लिया ना, तो मेरे को ये नहीं दिखा था टाइगर कहाँ जाके गिरा है। आपने कितने सेकंड्स के लिए टाइगर को देखा? पता नहीं सर, 2 सेकंड या 5 सेकंड, कोई कंफर्म नहीं था। मतलब मैंने कोई टाइम नहीं देखा था। मतलब पर फिर भी आप देखकर बता सकते थे वो कौन सा टाइगर था? 101% नहीं कह सकते, चॉइस ही था। अच्छा, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी हुआ तो आपको पता कैसे चला कौन सा टाइगर था? देखा या नहीं? नहीं, बस अचानक देखा तो 24 टाइगर। मतलब मेल था? मेल था। आपने पक्का देखा? हाँ, पक्का मेल था। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? काफी लौटा मेल। मतलब बड़ा मेल था। अच्छा, फिर गाड़ी वाले ने शोर मचाया कि रामपाल को पकड़ लिया। फिर हम भाग कर आए तो हमने अपनी आंखों से देखा कि वो रामपाल ही था। हमने टाइगर को भगाया और रामपाल को खींचा रोड की तरफ। वहां से अपने जंगल की जो गाड़ी आ रही थी सफारी से करके, तो वो टूरिस्टों को हमने यहीं पे उतारे। तुरंत रामपाल को उसमें लोड किया, तुरंत हॉस्पिटल ले गए। धर्मेंद्र और मैं सफारी पर थे। हम एक ही जीप में थे। हमने फॉरेस्ट की गाड़ी में वायरलेस पर एक मैसेज सुना कि गेट के पास एक टाइगर ने एक फॉरेस्ट गार्ड पर हमला कर दिया है। तो हम निकले, वो फॉरेस्ट जीप निकली। हमें झील से यहाँ तक पहुँचने में 15 या 20 मिनट लगे। उस वक्त लगभग शाम के 6:30 बज रहे थे। हमने एक फॉरेस्ट कैंटर को सड़क पर लगभग 100-200 मीटर दूर खड़ा किया। अच्छा, एक दूसरी फॉरेस्ट जीप दूसरी तरफ लगभग 200 मीटर दूर थी। वहाँ दूसरी तरफ? हाँ, दूसरी तरफ। वो इस तरह पार्क थी कि वो एक दूसरे को देख पा रहे। समझ गया। और एक चौथी फॉरेस्ट जीप वहाँ पर पार्क थी। हमने वो चारों जीप्स इस तरह से पार्क की थी कि अगर वो टाइगर अभी भी इस एरिया में है और वो मूव करता है तो हम उसे हर हाल में देख सकें। तो हम वहाँ पहुंचे इस स्पॉट के पास। मतलब यहाँ से बहुत ही नजदीक है वो स्पॉट। अच्छा। जब हम यहाँ पहुंचे हमने टाइगर को इस झाड़ी के पीछे से निकलते हुए देखा। उस वक्त यहाँ पर थोड़ा सा खून था और रामपाल के स्कल का छोटा टुकड़ा पड़ा था। वो खून को सूंघता हुआ वहाँ पहुंचा, उसे चाटा, उसने ऊपर देखा और हम पहचान गए कि वो T-24 है। थोड़ा सा खून गिरा हुआ था यहाँ पर भी। हम अपनी कार को यहाँ तक ले आए थे और हमने T-24 को पहली बार आते देखा। तब हमने उसे पहली बार पहचाना। वो हमें देखकर घुर्राने लगा तो हम गाड़ी पीछे ले गए। और फिर वो यहाँ पर आया, खून को चाटा और यहाँ वहाँ देखने लगा, मतलब हर तरफ। हाँ, लगभग 20 मिनट तक, जब तक काफी अंधेरा हो गया। हाँ, 24 में। बोलो पीछे करी गाड़ी को। गाड़ी पीछे करो। M5 गाड़ी पीछे लो, ये आ रहा है, इसको जाने तो कहाँ जाता है। यहीं से आया सर, एक्चुअली वापस इसकी बॉडी ढूंढ रहा है। वो पीछे मोटरसाइकिल, उनको बोल मोटरसाइकिल वालों को पीछे भेज दे। बोला किले पे चले जाए सीधे, वहाँ से ले आएंगे टेंटर में बिठा के। अंदर जाएगा पर जाएगा। आगे मतलब इससे वो उसका ढूंढना अबैंडन कर दिया। उसका ढूंढना अबैंडन कर दिया और इसका नीचे। क्या लगता है क्यों अटैक किया होगा? इसने अटैक किया कि ये मेरे को मारने के लिए आया था। उनके हाथ में लकड़ी थी? हाथ में थी उसके। हाथ में लकड़ी थी, हाथ में। हाँ, दाएं हाथ में लकड़ी थी उसकी। हाँ। तो टाइगर ने जाना कि मेरे को मारने के लिए आ रहा है। और एकदम वो रामपाल एकदम टाइगर के सामने आ गया। इसलिए अटैक हुआ नहीं। दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक गए क्योंकि जानबूझ के कोई अटैक किया नहीं टाइगर। हाँ, अनजाने में किया। मतलब इत्तेफाक से वो एक दूसरे के सामने आ गए। ये एक क्लियर स्टॉक एंड हिट था। आपको क्यों लगता है कि एक स्टॉक एंड हिट है? क्योंकि एक स्टॉक एंड हिट हमेशा पीछे से होता है। ओके। और अटैक होता है सामने से। ओके। अटैक सामने से होता है, यानी एक चांस एनकाउंटर अटैक। हाँ, एक चांस एनकाउंटर। डिफेंस नहीं था। डिफेंस अटैक हमेशा सामने से होगा और अटैक में शोर होता है।
अच्छा। टाइगर दहाड़ता है, चीखता है हाँ। और बहुत ज्यादा शोर मचाता है। सही कहा। क्योंकि एक चांस एनकाउंटर अटैक में बेसिकली टाइगर आपसे दफा हो जाने के लिए कह रहा है, हाँ। या आपको खुद से दूर कर रहा है, चेतावनी दे रहा है। हाँ। वो खामोश था, किसी ने नहीं सुना। एक टाइगर के सड़क पर खून सूंघने से ये साबित नहीं होता कि वो कातिल है। आपको फिल्म की शुरुआत से ये बैल का शिकार याद है? और कैसे उसे नूर ने मारा था, T-24 ने नहीं? यहाँ पर T-24 अगली सुबह उसी शिकार को ढूंढ रहा है। ये वैसा ही व्यवहार है जिसके आधार पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस नतीजे पर पहुंचा था कि रामपाल सैनी को मारने वाला टाइगर T-24 ही था। देखिए T-24 इस शिकार को कैसे खा रहा है। इसे ऐसे घसीट रहा है जैसे इसी ने मारा हो। ये शिकार को झाड़ियों के बीच ले जा रहा है, जिसे देखकर कोई भी कहेगा कि ये शिकार इसी ने किया है, पर हम जानते हैं कि ये शिकार इसने नहीं किया था। T-24 को निश्चित रूप से रामपाल का कातिल साबित करने के लिए हमले के समय उसकी पहचान होना जरूरी था, जो लगभग असंभव है क्योंकि वो एक हिट एंड रन था। टेक्नोलॉजी का सहारा लो, हमारे पास टेक्नोलॉजी है। वो बात फोरेंसिक तरीकों से साबित क्यों नहीं की गई? फोरेंसिक्स आदमखोर टाइगर्स को पहचानने के लिए NTCA गाइडलाइंस का हिस्सा हैं। मैं फॉरेंसिक्स को सपोर्ट करता हूं, पर हम भारत में रह रहे हैं। हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऐसा है कि आपने फॉरेस्ट गार्ड को एक ढंग की वर्दी तक नहीं दी है। हर चीज में, जिसमें उनका राशन शामिल है, वो दिन में या रात में जो भी करते हैं उसके साथ कोई बड़ी प्रॉब्लम जुड़ी है। जहां पर मेरे जैसे लोग 40 सालों से गवर्नमेंट कमिटीज के साथ इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए काम कर रहे हैं और नाकाम रहे हैं, क्योंकि हम बाबूज और ब्यूरोक्रेट्स की एक दुनिया में रहते हैं जिनको अपना काम आता ही नहीं। ठीक है, वो छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में 100 साल लगाते हैं, वो उनको उसी दिन सॉल्व नहीं करते। आपको लगता है हमने हर रीजन में फोरेंसिक्स के लिए कोशिश नहीं की है ताकि हमारे पास जरूरत पड़ने पर 100 फोरेंसिक लैब्स हो, या फिर पार्क के अंदर ही एक छोटा सा एरिया हो? ये ऐसा ही है जैसे अगर ये हो गया तो चमत्कार हो जाएगा। हम यहाँ पर अल्फाबेट की ABCD नहीं कर पा रहे हैं और जनता को लगता है कि हम यहाँ पर फोरेंसिक्स करवा लेंगे। मैं तो भारत बस जैसे पूछ देश रहा में। हूं। अच्छा, आप बताइए, दिल्ली की ट्रैफिक में ड्राइव क्या है? हाँ, आपको किया। पता रूल क्या होता है? ट्रैफिक लाइट क्या होती है? पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग क्या है? मतलब हम ढेर सारे ड्राइविंग लाइसेंसेस बांट रहे हैं। आपको पता है कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट नहीं देता है। आपको पता है वहाँ सड़क पर सभी कातिल हैं। जनता उठकर ट्रैफिक रेगुलेशंस की बात क्यों नहीं करती है? वो ये क्यों नहीं कहती कि ट्रैफिक को सेफ होना चाहिए? हम इस देश में कोई भी काम सही ढंग से करते हैं और टाइगर फॉरेस्ट में फोरेंसिक्स चाहते हैं आप लोग? क्या आप बात कर रहे हैं? कौन करवाएगा? वो ऊपर वाला? तो एक तरह से आप कह रहे हैं हाँ। बेशक मैं हाँ कह रहा हूं, बेशक मैं ये सब लिख के दे चुका हूं, वो भी 20 साल पहले, पर कोई फायदा नहीं हुआ। वो टाइगर T-24, उसने रामपाल सैनी को नहीं मारा। रामपाल सैनी को उस टाइगर ने नहीं मारा, सिस्टम ने उनकी जान ली है। कानून ये कहता है अगर आपको किसी जानवर को ट्रांसलोकेट करना है और अगर वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत एक शेड्यूल्ड 1 एनिमल है तो आपको केंद्र सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी, जो कि इस मामले में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन और NTC के बीच कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई थी, ये मैंने पर्सनली कंफर्म किया है। अगर आप चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन हैं और आपके फील्ड डायरेक्टर साहू या जो भी हैं वो कहते हैं कि गार्ड को T-24 ने मारा था, ये पक्का हो चुका है, और अब हम उस टाइगर को मूव करना चाहते हैं, तो उसके बाद आपका काम क्या होगा? आप NTCA को कॉल करेंगे या आप उन्हें नोट लिखेंगे? हाँ, NTCA गाइडलाइंस के मुताबिक आप एक जानवर को NTCA की आधिकारिक मंजूरी के बिना शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। वो सब कागज पर होना चाहिए। इस खास केस में मुझे बताया गया कि मंजूरी बाद में ली गई थी, टाइगर को जू में शिफ्ट करने के बाद। देखिए, NTCA के पास एक मैंडेट है कि वो गाइडलाइंस दे सकते हैं, नॉर्म्स दे सकते हैं टाइगर कंजर्वेशन के लिए। तो अगर आपने मिसाल के तौर पे ट्रांसलोकेट के लिए एक बिग कैट को आदमखोर घोषित किया है तो उसकी गाइडलाइंस बनाइए ना, और स्टेट गवर्नमेंट से कह दीजिए कि ये गाइडलाइंस फॉलो कीजिए, नॉर्म्स फॉलो कीजिए, प्रोटोकॉल्स फॉलो कीजिए। लेकिन बदकिस्मती से इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। 28 मई 2015 को चंद्रभाल सिंह T-24 को जंगल में वापस लाने के लिए अपना केस पेश करने के लिए तैयार थे।
हाई कोर्ट ने चंद्रभाल के केस को डिसमिस कर दिया। उनका कहना था कि T24 को हटाने का फैसला जंगल के अधिकारियों ने लिया था, जो वाइल्ड लाइफ और टाइगर मैनेजमेंट के विशेषज्ञ हैं, और वो T24 द्वारा की गई हत्याओं पर आधारित था, जिसमें रामपाल सैनी चौथे शिकार थे। हाई कोर्ट के फैसले का अर्थ था कि T24 एक आदमखोर टाइगर था। वो चारों घटनाएं जंगल के कोर एरिया में हुई है और उनमें से एक भी घटना इंसानी बस्ती में नहीं हुई। तो आप इस टाइगर को आदमखोर कैसे कह सकते हैं? मुझे लगता है कि गलत और अधूरे सबूतों के दम पर उसे उसकी टेरिटरी से हटाना बिल्कुल भी सही नहीं है। उसके बिना उसके 2 कब्स पर कोई और मेल टाइगर हमला कर सकते हैं। अगर T24 वहां नहीं है, उससे नूर यानी T39 खतरे में आ जाती है। मुझे उसके कब्ज की कोई चिंता नहीं है। सबसे ज्यादा फर्क T39 को पड़ेगा। अपने कब्ज को बचाने के लिए वो खुद खतरे में पड़ सकती है। आज 10 जून है, शाम के 6 बज रहे हैं। हल्की बारिश हो रही है और ये पहली बार हुआ है कि मैं रिजर्व में हूँ, लेकिन T24 यहाँ पर नहीं है और मुझे बारिश की वजह से थोड़ी चिंता हो रही है। T24 जो अपने सेंट ग्लैंड से, अपने यूरिन से मार्किंग करता था, वो बारिश की वजह से अब धुल जाएंगे, उनका असर कम हो जाएगा। आप कह सकते हैं कि वो मार्किंग्स नहीं बचेंगी, बारिश उन्हें पूरी तरह मिटा देगी और इससे T39 के लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिसे नूर भी कहते हैं, जो उसकी मेटिंग पार्टनर थी। यहाँ उसके कब्ज भी हैं जो लगभग 1 साल के हैं। T24 की मार्किंग्स हट जाने की वजह से दूसरे मेल्स की यहाँ आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी।